हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कीर्ति संवेद अकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इम्पोर्टेंट और एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो है फंजाई। हमने अब तक देखा आर एच विटेकर ने 18 लाख स्पीसीज को 5 ग्रुप में क्लासीफाई किया। सबसे पहला था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, जिसमें से मोनेरा हमारा डिस्कस हो चुका है, प्रोटिस्टा भी हो चुका है। अब आज हम करेंगे फंजाई को। मैं फंजाई स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है इसकी स्टडी ऑफ फंजाई नोन एज, वो है माइकोलॉजी। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है। स्टडी ऑफ फंजाई कॉल्ड माइकोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट, एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, इट इज सो फंजाई सो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। मॉर्फोलॉजी हम आगे देखेंगे। हैबिटेट का ये है, ये ग्रो कर सकते हैं पिकल पे, लेदर पे, वुड पे। सम ऑफ देम ग्रो ऑन प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बॉडी, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बॉडी एज ए पैरासाइट। और हर जगह ये मिलते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन, सर्वव्यापी। इनकी जो प्रेफर ग्रोथ करने के लिए जो सर्वाइवल कंडीशन है, इनकी सबसे अच्छी कंडीशन चाहिए इनको, वो होती है थोड़ा सा टेम्परेचर और थोड़ा सा मॉइस्चर। मीन्स थोड़ा वार्म प्लेस और थोड़ा सा ह्यूमिड प्लेस। अगर ये दोनों इनको मिल जाएंगे जिस भी जगह, वहां ये ग्रो कर जाएंगे, चाहे वो कोई सी भी जगह हो, कुछ भी हो, ह्यूमन बॉडी, प्लांट बॉडी, कुछ सड़ा गला, कोई डेड, कोई लेदर, कोई वुड, कुछ भी हो। अगर वार्म और ह्यूमिड है तो फंगस वहां ग्रो करेगा, फंगस की ग्रो हो जाएगी। इसके बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसको यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होता क्या है? यूकैरियोटिक है ये, मल्टी सेल्यूलर है और हेटरोट्रॉफिक है। अब आप बोलोगे यूकैरियोटिक में तो सर सारे सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सब चीज होती है उसमें। लेकिन फंगस के केस में उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। इस क्लोरोप्लास्ट में एक मॉलिक्यूल होता है क्लोरोफिल, जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब क्लोरोप्लास्ट ही नहीं है तो क्लोरोफिल भी नहीं होगा, और जब क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट दोनों नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। मींस ये अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे, तो अपने फूड के लिए, अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंसी शो करेंगे। कैसे शो करते हैं? उसके होते हैं इनके पास दो तरीके, या तो ये डेड डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड लेंगे, या ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेंगे। डेड डिकेइंग से जब अपना फूड ले रहे होंगे तो उसको बोलेंगे सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या सेप्रोफाइटिक। दूसरा जो लिविंग से ले रहे होंगे उनको बोलेंगे पैरासाइट। होता क्या है? होस्ट होता है, उसकी बॉडी में ये फंगस आया, इसने अपनी एक स्ट्रक्चर ग्रो कराई और उससे अपना फूड लेना स्टार्ट कर दिया। जिस स्ट्रक्चर से ये फूड एब्जॉर्ब करेगा किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उसको बोलते हैं हॉस्ट्रिया। अब मैं सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताता हूँ। होता क्या है ये? जैसे मान लीजिए ये 50 केजी का कोई फूड है, 50 केजी का कोई फूड है, जिसमें से फंगल आया। इस पे फंगल ने क्या करा, अपने जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है बॉडी के आउटसाइड उस डिकेइंग मटेरियल पे डाले, उसको डाइजेस्ट किया। 50 केजी में से मान लो इसने 48 केजी, लगभग 40 केजी के आसपास इसने डाइजेस्ट किया। अब इसमें से लेगा कितना? इसमें से लेगा ये सिर्फ 2 केजी। कितना लेगा? 2 केजी। और 48 केजी को क्या करेगा? वहीं छोड़ देगा सॉइल में। तो उस पर्टिकुलर मटेरियल में से जो भी मिनरल न्यूट्रिएंट, जो भी मिनरल होंगे, कुछ भी न्यूट्रिएंट होंगे, वो वापस सॉइल में चले जाएंगे। इसलिए रिसाइकलिंग में भी हेल्प करता है। क्या करता है ये? एब्जॉर्प्टिव टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बोलते हैं इसको। एब्जॉर्प्टिव टाइप का कैसे होगा? ये अपनी बॉडी से बाहर, किसी मान लीजिए कोई डेड डिकेइंग मटेरियल है, इस पे अपनी बॉडी से बाहर इसने क्या करा, एंजाइम डाले, इसको डाइजेस्ट किया। इसमें से थोड़ा सा ऐसा जब ये लिक्विफाई हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा, इसको फिर वो एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में आएगा? सेप्रोफाइटिक में। पैरासाइट में हॉस्ट्रिया की हेल्प से होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव। और ये वापस क्या होगा, इसमें से कुछ पार्ट तो एब्जॉर्ब कर लेगा और मैक्सिमम पार्ट को वहीं छोड़ देगा, जो कि वापस सॉइल में चले जाएंगे। उस पार्ट के जितने भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल होगा वो सब सॉइल में मिल जाएगा। तो ये रिसाइकलिंग में भी हेल्प करता है। अब इसका हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। इनमें से कुछ तो पैरासिटिक और कुछ सेप्रोफाइटिक तरीके से अपना फूड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं। कुछ इनमें से सिम्बायोसिस शो करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। उसमें क्या होता है, अगर फंगस एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो कर रहा है
तो एक इसमें मिलेगी लाइकेन में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज लाइकेन, तो आंसर जाएगा लाइकेन इज एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एल्गी। फिर आपसे पूछा जाए व्हाट इज माइकोराइजा, माइकोराइजा एसोसिएशन ऑफ फंगस विद हायर प्लांट रूट। जितने भी हायर प्लांट है उनकी रूट से फंगस का एक एसोसिएशन होता है, और वो किस में मिलता है, माइकोराइजा में। आगे आएगा, अच्छे से पढ़ेंगे। अब इसका आएगा स्ट्रक्चर। बॉडी ऑफ फंगस होती है माइसीलियम की, बॉडी ऑफ फंजाई कॉल्ड माइसीलियम। हम फंगस की बॉडी को क्या बोलते हैं, माइसीलियम। होता क्या है वो, ग्रुप ऑफ फंगल फिलामेंट। इस तरीके से एक फिलामेंट होता है, इसको क्या बोल दिया मैंने, हाइफा। अब इसमें से बहुत सारे हो गए तो क्या बोलूंगा मैं इनको, हाइफी। सिंगुलर के लिए हाइफा और बहुत सारों के लिए हाइफा। होता क्या है, कुछ नहीं, एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। इस फिलामेंटस स्ट्रक्चर का ग्रुप बन जाता है, इसी को हम माइसीलियम बोलते हैं, और इस माइसीलियम को ही हम फंगस की बॉडी बोलते हैं। अब ये दो टाइप के होते हैं। अगर बीच में सेप्टा है तो सेप्टेड और ब्रांचिंग हो रही है तो ब्रांच्ड, सेप्टेड और ब्रांच्ड माइसीलियम। दूसरा, अगर सेप्टा नहीं है बीच में तो असेप्टेड और ब्रांच माइसीलियम, ब्रांचिंग आपको दिख ही रही है। अब इसमें क्या होगा, सेप्टा ना होने की वजह से ऐसा लगेगा बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनोसाइटिक कंडीशन। सिनोसाइटिक का मतलब क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फंगस की बॉडी को माइसीलियम बोलते हैं, वो होती हाइफी की बनी हुई है। फंगल फिलामेंट भी बोलते हैं उसको, उनका ग्रुप होता है जिसको माइसीलियम बोलते हैं। दो टाइप का हो सकता है, या तो उसमें सेप्टा हो सकते हैं या उसमें सेप्टा नहीं भी हो सकते। सेप्टा होंगे तो सेप्टेड, और सेप्टा नहीं है तो असेप्टेड, और ब्रांचिंग दोनों में है तो सेप्टेड ब्रांच और असेप्टेड ब्रांच। होगा क्या, असेप्टेड वाली में ऐसा लगेगा जैसे बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं सिनोसाइटिक कंडीशन या मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब मैं इसमें आगे पॉइंट देख रहा हूं। नेक्स्ट, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बॉडी ऑफ फंजाई, थैलस और माइसीलियम, तो आप में से कुछ लोग माइसीलियम लगाएंगे और कुछ लोग इसमें से थैलस लगाएंगे। जो लोग थैलस लगाएंगे उसका रीजन होगा टू किंगडम क्लासिफिकेशन। कैरोलस लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, इसने प्लांट और एनिमल में डिवाइड किया था ऑर्गेनिज्म को, और प्लांट को भी किस में रखा था, हेलोफाइटा में। हेलोफाइटा क्या है, ग्रुप ऑफ प्लांट विच डज नॉट डिफरेंशिएट या डू नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट लीफ स्टेम। वो प्लांट बॉडी जो रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं है। अब आप मुझे देखो, मेरी बॉडी रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएटेड है नहीं। इस धरती पे प्लांट के अलावा कुछ भी है वो रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो थैलस है। थैलस होने के लिए जरूरी है प्लांट का होना, ऐसा प्लांट जो रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएट नहीं है। तो इस हिसाब से तो फंगस तो प्लांट है नहीं, लेकिन टू किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांट में किसने रखा था इसको, फंगस को किसमें रखा था, प्लांटी में। तो फंगस इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन आंसर जाता थैलस, लेकिन सेपरेट ग्रुप बन गया तो आंसर क्या जाएगा, माइसीलियम। पहला तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, हम अभी के टाइम में जो काम में लेते हैं वो लेते हैं आर एच विटेकर क्लासिफिकेशन। आर एच विटेकर ने हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, इस टाइप के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक शो करने वाले ऑर्गेनिज्म थे उनके लिए एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाया जिसको नाम दिया फंजाई। तो थैलोफाइटर बॉडी इसकी थैलस नहीं जाएगी, माइसीलियम आंसर जाएगा। कुछ हो सकता है थैलस लगाएं, क्योंकि वो देखेंगे कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांट को थैलोफाइटा में रखा था, और थैलोफाइटा में प्लांट रखा था थैलोफाइटा में, और प्लांट के अंदर रखी थी फंजाई। तो फंजाई की बॉडी भी क्या हो गई, थैलस। और थैलस का मतलब क्या होता है, प्लांट बॉडी विच डज नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट स्टेम और लीफ। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट, इसकी सेल वॉल। मैंने सेल वॉल आपको बैक्टीरिया के केस में भी बताई थी, बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन की। फिर मैंने आपको प्रोटिस्टाइम बताई थी, क्राइसोफाइट की बनी होती है सेलुलोज, और उसमें बीच बीच में सिलिका होते हैं। फिर मैंने बताया आपको डायनोफ्लैजिलेट की, जिसमें सिर्फ सेलुलोज होता है और वो भी प्लेट की फॉर्म में होती है। बाकी किसी में नहीं बताई मैंने। अब एक होता है उसमें स्लाइम मोल्ड, जिसमें रिप्रोडक्शन के टाइम पे ट्रू वॉल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद आता है सीधा फंगस में सेल वॉल, जिसमें बनी होती है पैक्टिन या पैक्टिन एंड पॉलीसेकेराइड। अब पैक्टिन का दूसरा नाम होता है, अगर क्वेश्चन में कहीं से लिखा जाए फंगल सेलुलोज, फंगल सेलुलोज, तो आंसर सही जाएगा। अगर सिर्फ सेलुलोज लिखा जाए तो ये गलत हो जाएगा। सेलुलोज की नहीं बनी होती है, पैक्टिन की बनी होती है, और पैक्टिन का दूसरा नाम क्या होता है, फंगल सेलुलोज।
अगर फंगल सेलुलोज ऑप्शन में हो तो आंसर हो जाएगा, अगर सिर्फ सेलुलोज हो तो आंसर नहीं जाएगा। इसके बाद इसका आता है स्टोर फूड। स्टोर फूड क्या है इसका? ग्लाइकोजन और ऑयल। अब मैं इसमें नेक्स्ट इसके पॉइंट समझते हैं हम। वो है इसमें रिप्रोडक्शन। अब इसमें रिप्रोडक्शन देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के केस में। बैक्टीरिया ने सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो किया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आने ही वाला है, ये हमें कहां से पता चल गई थी? बैक्टीरिया के जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को देख के। फिर हमने किस में देखा? प्रोटिस्टा में, उसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे शो किया? आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी के अकॉर्डिंग। आइसोगेमी में मॉर्फोलॉजी सेम होनी चाहिए और उसकी फिजियोलॉजी सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों टाइप की बातें हैं। अगर एनआईसो के केस में सिर्फ हमको क्या देखनी है? मॉर्फोलॉजी, उसमें हमें फिजियोलॉजी से कोई मतलब नहीं है। ऊगेमस के केस में क्या देखना है? ऊगेमस के केस में हमें कुछ भी देखने से पहले ये देखना है जो मेल और फीमेल ओवा या ओ जो मेल या फीमेल गैमीट बन रहे हैं वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में बने होने चाहिए जो मेल और फीमेल की बॉडी में पहले से डिफाइन हो। जैसे ह्यूमन के केस में, ह्यूमन के केस में स्पर्म बनेगा, वो पहले से डिसाइड है कहाँ बनेगा? टेस्टिस के अंदर। फीमेल में ओवा बनेगा, वो कहाँ बनेगा? ओवरी के अंदर। तो पहले से स्ट्रक्चर डिफाइन है। हमें ऊगेमी के केस में सिर्फ ये नहीं देखना है गैमेट की मॉर्फोलॉजी कैसी है, गैमेट की फिजियोलॉजी कैसी है, कुछ नहीं देखना है, सिर्फ हमें ये देखना है गैमेट बन रहे हैं, वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होने चाहिए। अब मैं बात करता हूँ इसके रिप्रोडक्शन की। इसमें सबसे पहला रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव, जो होता है 3 टाइप से, फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बडिंग। फ्रेगमेंटेशन की खास बात यह है, फ्रेगमेंटेशन फिलामेंटस स्ट्रक्चर में होंगे और फिलामेंटस स्ट्रक्चर को हम बोल सकते हैं माइसीलियल फॉर्म। माइसीलियल फॉर्म। तो फ्रेगमेंटेशन किस में होंगे? इसमें से बीच बीच में टुकड़े हो जाएंगे और ये नया ऑर्गेनिज्म, नई फंगस को ग्रो कर देंगे। तो वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन पूछे तो कहाँ होगा? हमेशा माइसीलियल फॉर्म में। फिर पूछेगा फिशन, फिशन किस में होगा? नॉन माइसीलियल फॉर्म में। नॉन माइसीलियल मतलब फिलामेंटस स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो उसमें फॉर्म किस क्या होगा? फिशन हो जाएगा। बडिंग में क्या होगा? सेम काम बडिंग में होगा, ये भी नॉन माइसीलियल फॉर्म में होगा। तो इसके दोनों के एग्जांपल है, सैक्रोमाइसिस यीस्ट है इसके एग्जांपल, नॉन माइसीलियल फॉर्म। उसके बाद दोनों में फिशन में और बडिंग में अंतर क्या होता है? फिशन में मान लो ये मदर सेल है, ये अपने आप को डिवाइड करेगी और 2 डॉटर सेल में बन जाएगी, 2 डॉटर सेल बना देगी। इसमें क्या होगा? बडिंग में ये मदर सेल है, इसमें थोड़ा सा पार्ट उठ के आएगा और कुछ समय बाद ये मदर सेल से डिटैच हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं इन दोनों केस में मदर की आइडेंटिफिकेशन कहाँ लॉस हुई है? इस केस में या इस केस में? आप देखेंगे मदर ने अपने आप को डिवाइड करके 2 डॉटर सेलें बना दिया, मतलब मदर तो बिल्कुल ही खत्म हो गई, कुछ नहीं बचा मदर के नाम पे। अब बडिंग में क्या होगा? बडिंग में मदर की जो आइडेंटिटी है वो रहेगी, उसने क्या किया? सिर्फ अपने में से थोड़ी सी आउटग्रोथ निकाल के एक दूसरा ऑर्गेनिज्म बना दिया है। इस तरीके से देखना है फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बडिंग। फिशन और बडिंग दोनों नॉन माइसीलियल फॉर्म में होगा हमेशा, और फ्रेगमेंटेशन फिलामेंटस फॉर्म में होगा या माइसीलियल फॉर्म में होगा। अब बात आती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें 2 टाइप के स्पोर बनते हैं। सबसे पहले बनते हैं स्पोरेंजियो स्पोर। स्पोरेंजियो स्पोर बॉडी के अंदर बनते हैं एंडोजीनियसली, और दूसरे होते हैं कोनिडिया। कोनिडिया बॉडी के बाहर बनते हैं एक्सोजीनियसली। इसमें ये डिफरेंस होता है दोनों में। अब स्पोरेंजियो स्पोर 2 टाइप के होते हैं। अगर वो मोटाइल है तो हम उनको बोलेंगे जू स्पोर, जो जू स्पोरेंजियम या जू स्पोरेंजिया में बनेंगे। फिर होते हैं एप्लेनोस्पोर जो नॉन मोटाइल होंगे, इनमें फिलामेंट नहीं होगा, इनमें फिलामेंट होगा। अब बात आती है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम पे पढ़ा होगा, फीमेल गैमीट आया, मेल गैमीट आया, उनमें फ्यूजन हुआ और जायगोट बन गया। क्या ऐसा ही फंगस में होगा? अगर फंगस की आप 500 स्पीसीज देखेंगे तो 500 में से सिर्फ 10 के अंदर आपको ऐसा मिलेगा जैसे मैंने अभी बोला है, मेल फीमेल गैमीट फ्यूज, जायगोट बना और एम्ब्रियो बन गया। ये सिर्फ आपको 5 से 10 स्पीसीज के बीच में देखने को मिलेगा। 500 में से मैक्सिमम मेंबर में क्या हो रहा होगा? मैक्सिमम मेंबर में सबसे पहले 2 सेल आ रही होंगी, उनके प्लाज्मा मिलेंगे, इधर इसका साइटोप्लाज्म उधर उसका साइटोप्लाज्म, ये दोनों मिलेंगे। इस एक कंडीशन बनेगी, जब ये वाली सेल और ये वाली सेल दोनों का साइटोप्लाज्म मिलेगा तो ये कंडीशन बनेगी। कितने न्यूक्लियस हो गए इसमें? 2। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डाइकैरियन कंडीशन। डाइकैरियन कंडीशन, डाइकैरियन मींस 2, कैरियन मींस न्यूक्लियस, डाई कंडीशन न्यूक्लियस। फिर क्या होगा? फिर इनके न्यूक्लियस मिलेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे?
कैरियोगेमी। और जब साइटोप्लाज्म मिले तो क्या होगा, प्लाज्मोगेमी। फिर क्या होगा, साइज के डाइकैरियन कंडीशन आएगी, कुछ देर बाद न्यूक्लियस भी मिल जाएंगे जिसको हम बोलेंगे कैरियोगेमी। और फिर जब जायगोट बन जाएगा न्यूक्लियस मिलके, उस जायगोट में होंगे डिवीजन जिससे बनेंगे स्पोर, उसको क्या बोलेंगे, जिस जो डिवीजन होंगे वो कौन से होंगे, मेयोसिस डिवीजन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 3 टाइप का रिप्रोडक्शन होगा, वेजिटेटिव और असेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव 3 तरीके से, फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बडिंग। और एसेक्सुअल 2 स्पोर से होता है, स्पोरेंजियो स्पोर और कोनिडिया। स्पोरेंजियो स्पोर 2 टाइप के, जू स्पोर अगर फ्लैजेला है या मोटाइल है तो, और एप्लेनो स्पोर अगर नॉन मोटाइल है तो। कोनिडिया एक्सोजीनियसली बनेंगे, और जो जू स्पोर और एप्लेनो स्पोर क्या बनेंगे, एंडोजीनियसली बॉडी के अंदर। फंगस रिवाइज करा दिया मैंने, अब इसके मेंबर पढ़ेंगे आगे। इसके 4 मेंबर होते हैं, जिसमें से मैं सबसे पहले फाइकोमाइसीटीज स्टार्ट करूंगा। अब हम इसमें नेक्स्ट देखेंगे, आप इसको तब तक रिवाइज कीजिए। थैंक यू।